हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U के बारे में बात की थी, जिसकी वैल्यू आई थी माइनस में G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो दूरी होती है वही आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे आपका स्मॉल r या रेडियस ऑफ अर्थ के नाम से भी उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो इसे कैसे समझेंगे, क्या है। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड से वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे आपने कोई भी पत्थर लिया और पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने पे वो नीचे ही आ जाता है, ठीक है। रीजन क्या है, आपने उसको उतनी वेलोसिटी नहीं दी कि वो अर्थ के ग्रेविटी को छोड़कर चला जाए। तो कितनी वेलोसिटी दें कि जो पत्थर है वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़कर कहाँ चला जाए, पलायन कर जाए या एस्केप कर जाए, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। यानी कि द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड up so as to enable it to just overcome the gravitational pull। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम वो मिनिमम वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को दें जिससे कि वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट को पार कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए अर्थ के, या किसी भी जगह से अगर हम एस्केप वेलोसिटी वहां की देखना चाहते हैं तो वहां के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को हमें क्या करना होगा, पार करना होगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच एन ऑब्जेक्ट is projected so to leave gravitational pull, so to leave gravitational pull, या इसी को हम कह सकते हैं फोर्स, ठीक है। यानी कि ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर जाए, पार कर जाए, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं मतलब हम उसको इनफाइनाइट पे भेज रहे हैं। कहाँ पे भेज रहे हैं, इनफाइनाइट पर। तो किसी पॉइंट से, यानी कि कहाँ से, अर्थ के रेडियस से, सपोज दैट ये मान लेते हैं क्या है, अर्थ है, मान लो सपोज दैट ये बॉडी है, ठीक है। उस बॉडी के सरफेस पर कोई दूसरी बॉडी रखी गई है और ये सेंटर से अगर देखें तो कितना रेडियस है इसका, कैपिटल R मान लेते हैं रेडियस है, ठीक है। तो अगर हम इस बॉडी को किसी मिनिमम वेलोसिटी से फेंके तो वेलोसिटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी मिले उसको, यानी कि VE मैंने लिख दिया, इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने पर वो अर्थ के या जिस ऑब्जेक्ट के उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके ग्रेविटेशनल पुल को छोड़कर चला जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो ये m हो गया, ठीक है, इसका मास स्मॉल m है। वेलोसिटी कितनी दी हमने, VE, जिसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो ऐसे समय में मान लेते हैं कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कहाँ से, सरफेस ऑफ अर्थ से हम उसको कहाँ पे भेजना चाह रहे हैं, इनफाइनाइट पे, तभी तो उसको हम एस्केप नाम दे सकते हैं। तो वर्क डन इन मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी, यानी कि
R से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। R से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसे समय में यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो होता है फोर्स इनटू, आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू यहाँ पे Gmm अपॉन यहाँ पे मैंने x स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे मैंने dx लगा दिया। डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है। कहाँ से जा रहा है, रेडियस से इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, जैसा कि पता है आपको कांस्टेंट चीजें बाहर हो जाती हैं, तो अगर कांस्टेंट चीजें बाहर हो जाएंगी तो ऐसे समय में यहाँ पे -Gmm, ये आपका क्या हो गया, -Gmm बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे समय में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में आपको माइनस मिलता है, 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट माइनस। ठीक है, 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो r आएगी। ठीक है, 1 अपॉन r, क्योंकि 1 अपॉन x मिलेगा आपको। तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइट अगर किसी चीज की वैल्यू हो तो 0 हो जाती है, आपको पता है। तो ये वैल्यू 0 हो गई और माइनस बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपके पास बचा Gmm अपॉन कैपिटल R। ये किसकी वैल्यू आई, वर्क डन की वैल्यू आई। वर्क डन मतलब कहाँ से कहाँ तक, सरफेस से इनफाइनाइट तक, क्योंकि सरफेस तक का रेडियस कितना है, r है। और इसके बाद जब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, इसको फेंकेंगे, तो यानी कि इसको एस्केप करेंगे तो उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कहाँ तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्क डन कितना है, Gmm अपॉन r के बराबर है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, और इसी की अगर निगेटिव वैल्यू कर दें तो आपको पता है ये निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। तो जो अभी वर्क डन आया है ये एक प्रकार से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि ये इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इसी को अगर हम काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दें, हाफ एम वी ई स्क्वायर, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो वर्क डन मिला उसको अगर हम काइनेटिक एनर्जी से क्या कर दें, इक्वेट कर दें, तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू मिलेगी वी ई की वो हमें मिलेगी, 2 इधर भेजेंगे, G2Gm अपॉन r, और वो भी किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। तो ये मिला आपको एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू मिली, एस्केप वेलोसिटी की यहाँ पे वैल्यू मिलती है, अंडर रूट 2Gm अपॉन r। और आपको ये भी पता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, G इक्वल टू Gm अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से Gm की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा Gr स्क्वायर। अगर Gm की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको यहाँ से वैल्यू कुछ मिलेगी, और वो वैल्यू कैसे मिलेगी ध्यान से देखिएगा। हम इसी वैल्यू में Gm की जगह Gr स्क्वायर पुट करने जा रहे हैं। तो Ve इक्वल टू अंडर रूट में 2Gr स्क्वायर अपॉन r है, और r से एक और कैंसिल, तो आपको मिला अंडर रूट में 2Gr। कितना मिला, अंडर रूट में 2Gr के बराबर वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी आपको कितना मिल गया, वो मिला अंडर रूट 2Gr। ठीक है, तो ये था आपका एस्केप वेलोसिटी। किसके लिए मैंने बताया, अर्थ के लिए। ठीक है, कितने फार्मूले मिले आपको, 2 फार्मूले। एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी अगर ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, या वो भी कहां से, अर्थ के सरफेस से, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्या कर जाता है, छोड़ जाता है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप कर जाता है, लीव कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। और इस समय जो एनर्जी हम प्रोवाइड कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एस्केप एनर्जी का नाम देते हैं। एस्केप एनर्जी जनरली पॉजिटिव होता है, जो आपको पता है, अभी मैंने लिखा था। वर्क डन कितना मिला था, Gmm अपॉन r, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, और यही एस्केप एनर्जी का भी काम करता है। एस्केप वेलोसिटी आपको कितनी मिली, अंडर रूट 2Gm अपॉन r, या फिर अंडर रूट में 2Gr। कितना मिला, अंडर रूट में 2Gm अपॉन r, या फिर अंडर रूट में 2Gr के बराबर। यहाँ पे r का मतलब क्या है, ये ध्यान में रखिएगा। r का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, और जिसकी वैल्यू मैंने लिखवा दी थी आपको, 10⁶ मीटर के ऑर्डर में होती है। ठीक है,
m मतलब मास ऑफ अर्थ है जो 10⁻25 किलोग्राम के ऑर्डर में होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। तो ये है आपका एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। और जनरली अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होता है उसको अगर हम यहाँ से निकालें तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी v = √2 इंटू जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 और 9.8 और जो अर्थ का रेडियस है वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और इन सभी को रख करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू मिलती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू आपको मिलेगी। तो अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी है, इतनी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एस्केप वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। यहीं पे अब हम यहाँ पे बात करेंगे अगला, और वो है आपका केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। नेक्स्ट है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों के गति संबंधी केप्लर का नियम। तो केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी स्टार के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और स्टार के चारों तरफ किसी गिवन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, यानी कि प्लैनेट्स आर लार्ज नेचुरल बॉडीज रोटेटिंग अराउंड अ स्टार इन डिफिनिट ऑर्बिट्स। क्या होते हैं भाई प्लैनेट्स, क्या होते हैं आपको पता है। प्लैनेट्स जिसे हम ग्रह का नाम देते हैं। लार्ज नेचुरल बॉडीज रोटेटिंग अराउंड अ स्टार, किसी भी तारे के चारों तरफ रोटेटिंग यानी कि रोटेट करने वाले नेचुरल बॉडीज को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। लार्ज नेचुरल बॉडी रोटेटिंग अराउंड अ स्टार इन डेफिनेट ऑर्बिट्स, ठीक है। यानी कि डेफिनेट ऑर्बिट्स में जो रोटेट करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स का नाम देते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर सन के हम प्लैनेट सिस्टम की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सन भी एक स्टार है। सन के लिए क्या होता है, सोलर सिस्टम होता है। सन के लिए क्या होता है, सोलर सिस्टम होता है। और इसमें टोटल 8 प्लैनेट हैं। एक प्लूटो नाम का प्लैनेट था जिसको बाद में क्या कर दिया गया है, प्लैनेट की जो क्राइटेरिया है उसको नहीं फॉलो करने के कारण उसको हम प्लैनेट की कैटेगरी से क्या कर दिए, हटा दिए हैं। तो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं। और जैसा कि आपको पता है प्लूटो को यहाँ पर स्मॉल प्लैनेट के कारण उसको क्या कर दिया गया है, बाद में प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। यहीं पे अगर हम बात करें तो केप्लर्स का जो लॉ है प्लैनेटरी मोशन का, वो कितने हैं, 3 लॉज हैं। कितने लॉज हैं, 3 लॉज। और वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। दूसरा है द लॉ ऑफ एरिया,
या एरियल वेलोसिटी का नियम, या एरियल लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं इसको हम। और थर्ड है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। थर्ड है जिसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ पीरियड्स, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर आवर्तकाल का नियम। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स जिसे कक्षकों का नियम कहते हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ एरिया जिसे हम क्षेत्रफल नियम कहते हैं, और लॉ ऑफ पीरियड्स का मतलब आवर्तकाल का नियम हम यहाँ पे कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको सबसे पहले बताएंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में। बहुत ही सिंपल एक लाइन का यहाँ पे लॉ है। इन्होंने बताया कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड, जो मतलब सोलर सिस्टम की इन्होंने बात की, इन्होंने सोलर सिस्टम के बारे में बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो स्टार के चारों तरफ घूमते हैं, और स्टार में आपका सन आता है। सोलर सिस्टम में अगर देखें तो स्टार के रूप में क्या है, सन है। तो सन के चारों तरफ, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स क्या करते हैं यहाँ पे मूव करते हैं, वो सभी के सभी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। और ऐसे समय में जो सन है उस ऑर्बिट के किसी एक फोकस पर होता है, यानी कि एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। एवरी प्लैनेट्स मूव around the sun in an elliptical orbit, around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci, with sun at वन ऑफ दी फोकाई। फोकाई का मतलब फोकस होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। पॉइंट्स जो मैंने नोट किया है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के अंतर्गत आता है। और इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट ये क्या है, यहाँ पे ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और सन यहाँ पे कहीं है, ये है सन, ठीक है, ये क्या है, सन है, ठीक है। और इस सन के चारों तरफ इस ऑर्बिट में कौन घूम रहा है, ये हो गया प्लैनेट। तो प्लैनेट वो भी कैसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है। और सन जो है इसके एक फोकस पर स्थित है, सन जो है इसके कहीं एक फोकस पर क्या है, स्थित है। सपोज दैट ये हो गया इसका फोकस, ठीक है। तो सन यहाँ पे इस ऑर्बिट के किसी एक फोकस पर स्थित है और जिसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ एरिया। चलिए अगले लॉ पे चलते हैं जिसका नाम है द लॉ ऑफ एरिया। थर्ड सेकेंड बताने जा रहे हैं वहां पे। तो अगर हम द लॉ ऑफ एरिया की बात करें तो द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। बहुत ही सिंपल सा है। इसका मतलब होता है द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब वो लाइन जो प्लैनेट और सन को ज्वाइन करता है, यानी कि जोड़ता है। द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट का मतलब यहां पे है वो है कट करता है, ठीक है। स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो सन है वो प्लैनेट और सन को अगर हम मिला दें तो ऐसे समय में इस तरीके से कुछ होगा। ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट यहाँ पे हमने कहीं सन रखा है और आपका प्लैनेट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो ए से मान लेते हैं वो कहाँ पे गया, बी पे गया। तो ए से बी पर यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया,
मिला दिया, ये सपोज दैट इसकी ये मैंने मिला दिया, ठीक है। और वहीं पर अगर हम देखें तो ये कहाँ से कहाँ गया, सी से डी की तरफ गया, तो सी से हमने डी को भी मिला दिया। तो सी से डी और ए से बी तक जाने में यहाँ पे ए से बी इसने कुछ एरिया स्विफ्ट आउट की है, ये एरिया इन्होंने क्या किया, स्विफ्ट आउट किया है। और सी से डी में भी इन्होंने एरिया स्विफ्ट आउट किया है, ठीक है। तो सी से डी की तरफ कुछ एरिया और ए से बी की तरफ कुछ एरिया स्वेप्ट आउट किया गया है, ठीक है। मान लेते हैं इसको स्वेप्ट करने में यहाँ पे टाइम t लगा और यहाँ भी टाइम कितना लगा, t लगा। तो लाइन जो मैंने लिखी उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट, सन से प्लैनेट, ये प्लैनेट पहले ए पे था फिर बी पे गया, तो सन से प्लैनेट को मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इनका कहने का मतलब है अगर ए से बी तक जाने में t समय लगा और यहाँ पे सी से डी तक जाने में भी t समय लगता है, तो ये दोनों जो एरिया हैं आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये क्या करेंगे, इक्वल एरिया को स्वेप आउट करते हैं, ठीक है। यानी कि एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी भले ही भूल जाइए लेकिन इसको ध्यान रखिए कि सेकंड लॉ क्या कहता है, वो है एरियल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अब एरियल वेलोसिटी क्या है, जैसे कि हम लोग सिंपल सा ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी सिंपल बोला तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एरियल वेलोसिटी क्या होगा, एरिया अपॉन टाइम, ठीक है। तो एरिया अपॉन टाइम मतलब समय के साथ जो एरिया है वो अगर इक्वल यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विप आउट हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, आपको भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ planet will move slowly when it is farthest from the sun, यानी कि जब सन से वो बहुत दूर होगा तो ऐसे समय में ये बहुत ही कैसा मूव करेगा, स्लोली मूव करेगा। स्लोली का मतलब धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन जब वो सन के बहुत करीब होगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्टेस्ट हो जाएगी। यानी कि वहाँ पे स्लोली है और यहाँ पे क्या है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जैसे कि ये जैसे जैसे सन के पास जाएगा इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, फास्ट होती जाएगी, ठीक है। और ये एक प्रकार से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के सिमिलर है, ठीक है। यानी कि दिस लॉ इज सिमिलर टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग के संरक्षण के सिमिलर है। दिस लॉ इज सिमिलर टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब हम एरियल वेलोसिटी की बात करें तो कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। एरियल वेलोसिटी इक्वल टू होता है, एरियल वेलोसिटी इक्वल टू होता है dA अपॉन dt। क्या होता है, एरियल वेलोसिटी इक्वल टू होता है d अपॉन dt, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और इसकी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो 1/2 r v dt, 1/2 r v dt अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे dt, 1/2 r v dt अपॉन dt। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो dt से dt कैंसिल, तो वैल्यू मिलेगी 1/2 rv, ठीक है। ये किसकी वैल्यू मिलेगी आपको, एरियल वेलोसिटी की वैल्यू 1/2 rv के बराबर आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और यहीं पे dA अपॉन dt को हम L अपॉन 2m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। dA अपॉन dt इक्वल टू किस फॉर्म में हो सकता है, L अपॉन 2m, जहाँ पे L क्या है, वो है एंगुलर मोमेंटम। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और L यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, mvr के बराबर होती है, ठीक है। L की वैल्यू यहाँ पे mvr के बराबर, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और यहाँ से जो Vr की वैल्यू होगी वो L अपॉन m के बराबर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं d अपॉन dt इक्वल टू L अपॉन 2m। क्यों लिखा, क्योंकि जो Vr की वैल्यू है वो यहीं से मिलती है mvr से,
ठीक है, L इक्वल टू एम, VR से VR इक्वल टू L अपॉन एम, तो L अपॉन एम यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। तो आपको एरियल वेलोसिटी की वैल्यू L अपॉन 2m के बराबर मिलती है, ठीक है। तो यही था आपका क्या यहाँ पर लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी से रिलेटेड टॉपिक है, सेकेंड लॉ। अब हम थर्ड लॉ पे चलते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये किस में कहा गया है आपको, सेकेंड लॉ में बताया गया है। जो सबसे दूर होगा उसकी स्पीड कम होगी, स्लोली मूव करेगा, लेकिन पास वाले की स्पीड ज़्यादा होगी, फास्ट होगी, बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट होगी, जिसका बहुत ही पास होगा, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे, और वो है यहाँ पर द लॉ ऑफ पीरियड्स थर्ड है। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को आप जानते ही है कि एक बार सन का जो चक्कर लगाते हैं उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। किसी भी प्लैनेट का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, और इसी के साथ साथ सेमी मेजर एक्सिस की अगर बात करें तो सेमी मेजर एक्सिस में कुछ रिलेशन होता है। वो क्या होता है चलिए बताते हैं हम आपको, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस में क्या रिलेशन है यहाँ पे समझिएगा। सपोज दैट कुछ इस तरीके से है, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस बोलते हैं, और इधर को हम बोलते हैं क्या, माइनर एक्सिस का नाम देते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और दूसरे को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे माइनर एक्सिस का नाम देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये क्या है समझते हैं, इसको समझाते हैं हम आपको। यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पे क्या होता है, सन है, ये है सन, और सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, मान लेते हैं ये है प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट है। तो ये पूरी बड़ी एक्सिस आप देख रहे हैं, इसको मेजर एक्सिस कहते हैं, और ये पूरी बड़ी एक्सिस इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, R1, और यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी रेडियस है वो है यहाँ पे R2 के बराबर। लेकिन इतनी जो रेडियस है वो है A, और इतनी जो है इसको हम बोलते हैं B। A जो है ये है सेमी मेजर एक्सिस, इसे हम क्या कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। और A को हम कुछ और भी तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू, इतनी दूरी अगर लिखनी है A के बराबर तो R1 प्लस R2/2 भी कर सकते हैं, तो R1 प्लस R2/2 भी कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। अगर मेजर एक्सिस बोलना हो तो पूरी वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो 2A हो जाएगा। ऐसे ही B का मतलब यहाँ पे क्या है, B का मतलब है सेमी, सेमी मतलब हाफ होता है, माइनर एक्सिस, B का मतलब है सेमी माइनर एक्सिस होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है कि कोई भी प्लैनेट का जो रिवॉल्यूशन टाइम है या टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है, सन के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाना टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाता है। इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि A का क्यूबिक पावर होता है। T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A क्यूब, यानी कि द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। यानी कि ऑर्बिट की जो सेमी मेजर एक्सिस है, जिसको मैंने A से दिखाया लिखा भी है, उसके क्यूब पावर के हमेशा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 प्लस R2/2 का यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, होल क्यूब, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि R1 प्लस R2/2 को भी हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस का नाम देते हैं। क्लियर। तो ये था यहाँ पे लॉ ऑफ पीरियड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम बात करने जा रहे हैं, और वो है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। इससे पहले सैटेलाइट के बारे में भी आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, यानी कि प्लैनेट्स का अपना सैटेलाइट होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपग्रह का नाम देते हैं। जैसे कि अर्थ का भी कोई सैटेलाइट है,
और अर्थ का जो सैटेलाइट है वो कौन है? मून। अर्थ का जो सैटेलाइट है वो कौन है? मून। यानी कि पृथ्वी का उपग्रह कौन होता है? चंद्रमा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट्स आर नेचुरल, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या? अभी मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखा है, तो इसके बाद पहले हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। सैटेलाइट्स आर नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडीज डिस्क्राइबिंग ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी कि सैटेलाइट्स क्या है? नेचुरल या आर्टिफिशियल हो सकते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं। और आपको ये ये भी पता होगा कि कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जिनसे हमारा बहुत सारा क्या चलता है? वर्क चलता है, जैसे कि मोबाइल हो गया। ठीक है, मोबाइल की जो सिग्नल्स होती हैं इनके लिए भी सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम में सैटेलाइट का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी सिस्टम हैं, दूर संचार, फोन कॉल, रेडियो का प्रसारण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। जैसे टावर है, तो सिग्नल हमेशा कहाँ पे मिलेगा? वो पहले टावर ट्रांसफर करेगा, मतलब जो भी इनपुट सिग्नल होगा उसको ट्रांसफर करेगा। वो सिग्नल हमारा रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से आता है? अंतरिक्ष से आता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास आता है। ठीक है, कुछ इमेजेस भी होते हैं सैटेलाइट द्वारा लिए जाते हैं। जैसे कि आप गूगल मैप खोलते हैं तो गूगल मैप पे जो इमेज आती है, कभी कभी आप उस पर सैटेलाइट मोड डालिए। ठीक है, तो गूगल मैप पे एक नॉर्मल व्यू होता है, ट्रैफिक दिखाता है, सब कुछ रोड दिखा रहा है, NH28 NH24 ऐसे कुछ लिख के दिखाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं पे एक ऑप्शन होता है जिसमें सैटेलाइट मूव करें, तो हमें पर्टिकुलर एरिया का हर एक घर का फोटो भी दिखेगा। ठीक है, रोड की फोटो दिखेगी। अगर उस समय जिस समय फोटो लिया गया है वो भी कहाँ से? अंतरिक्ष से। अगर उस समय कोई बाइक वाला भी जा रहा है तो उसकी भी फोटो वहाँ पे क्लियर, मतलब आपको दिखेगी कि हाँ इस रोड पे क्या चल रहे थे, इस समय क्या चल रहे थे, बाइक चल रहे थे, साधन चल रहे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सैटेलाइट का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, जनरली ग्रहों पे भी हम लोग क्या करते हैं? सैटेलाइट भेजते हैं। ठीक है, ग्रहों से दूसरे ग्रह से हमने क्या किया? सैटेलाइट को क्या किया? प्रक्षेप किया, प्रोजेक्ट किया और दूसरे ग्रह पे भेज दिया। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत ही रोल अदा करते हैं हमारे अभी के लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में। ठीक है, आगे चल के भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से क्रिएट करेंगे। तो सैटेलाइट्स क्या हैं? जो अर्थ के ऑर्बिट्स में या किसी दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। नेचुरल में कौन से हैं? मून हो गया। ठीक है, पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। बाकी वो भी कैसा? नेचुरल। बाकी आर्टिफिशियल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि आर्यभट्ट हो गया। ठीक है, इनसैट 1 भी हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं। ठीक है, तो अगर हम सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। मान लेते हैं ये है हमारा अर्थ, ये क्या है? हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ की कुछ अपनी रेडियस होती है। तो अर्थ की रेडियस कितनी है? मान लेते हैं ये कैपिटल आर इसकी रेडियस है। ये इसका एक ऑर्बिट है। ठीक है, और इस ऑर्बिट में यहाँ पर एक सैटेलाइट है जो कि क्या कर रहा है? इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है जो कि क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो किसी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा। तो मान लेते हैं इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी है? vo है। ठीक है, एक सैटेलाइट है जो कि इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। और इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? मान लेते हैं वो है vo के बराबर। आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट्स हैं वो कैसे मान लेते हैं? सर्कुलर है। तो इनको मूव कराने के लिए, ठीक है, एक सेंटीपिटल फोर्स काम करेगा जिसकी डायरेक्शन हमेशा
किधर होगी, सेंटर की तरफ, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट पर अगर किसी को भी मूव करना होता है, चलना होता है, आपने भी पढ़ा है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हो किसी ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे हैं तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे, वो प्रोवाइड करा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अगर हम इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m है और अर्थ का मास मान लेते हैं कितना है, कैपिटल M है, तो इन दोनों के बीच कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी यहाँ पर m अपॉन क्या मिलेगा यहाँ पे, ये है कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं और इस डिस्टेंस की यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कुछ हाइट है, तो मान लेते हैं हाइट कितनी h है, और अगर पूरी दूरी को हम एक साथ दिखाना चाहें तो मान लेते हैं हमें क्या है, स्मॉल r है। तो ये हो गया आपका GMM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये क्या है, FG मैंने लिख दिया, जिसे हम बोलते हैं कौन सा फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ द्वारा किस पे लग रहा है, सैटेलाइट पे लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट के लिए ग्रेविटेशनल पुल क्या प्रोवाइड कराएगा, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड required centripetal force. This gravitational force will provide required centripetal force for revolution of satellite, for a revolution of satellite, ठीक है। और आपको पता है कि सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, mv स्क्वायर अपॉन r। तो अगर हम इसी को कंपेयर कर दें किससे, यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स से, तो ये हो गया सेंटीमीटर फोर्स mv o का स्क्वायर अपॉन r से इसका एक पावर कैंसिल, और यहाँ पे m से m कैंसिल, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी ये आपका मिलता है gm अपॉन स्मॉल r। तो VO इक्वल टू अंडर रूट में ये हो जाएगा GM अपॉन स्मॉल r के बराबर। VO इक्वल टू अंडर रूट में GM अपॉन स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VO इक्वल टू अंडर रूट में GM अपॉन r प्लस h के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो रेडियस आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r और h के सम के बराबर है, ठीक है। h क्या है, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। gm को हम gr स्क्वायर भी लिख सकते हैं, gm को हम क्या लिख सकते हैं, gr स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे समय में इसको हम कुछ और भी तरीके से लिख सकते हैं, बराबर अंडर रूट में gr स्क्वायर अपॉन r प्लस h के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक है, वो भी किसका, सैटेलाइट का, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्म आपको यहाँ पे गिवन है, वो है VO इक्वल टू अंडर रूट GM अपॉन r प्लस h, ठीक है। यहीं पे अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो किन किन चीज़ों पे इंडिपेंडेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में कहीं पर भी स्मॉल m आपको नहीं दिख रहा है। तो अगर स्मॉल m नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, वो भी किससे, सैटेलाइट के मास के इंडिपेंडेंट है। यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑर्बिटिंग बॉडी, यानी कि जो भी बॉडी यहाँ पे घूम रही है उसके मास का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो मास कितना भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो मेन पॉइंट है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट does not depend on its mass, इसके खुद के मास पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यहीं पे किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द मास ऑफ सेंट्रल बॉडी, मास ऑफ
सेंट्रल बॉडी मतलब जिसका इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यानी कि अर्थ का, ठीक है, सेंट्रल बॉडी, और उसके रेडियस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम देखें तो जो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r, यानी कि √r के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस जैसे जैसे बढ़ाओगे आप, वैसे वैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, सैटेलाइट की, डिक्रीज करती है, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे अब हम निकालने जा रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ, यानी कि अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत ही क्लोज है तो ऐसे समय में h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और अगर h इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियस किससे मतलब है, अर्थ के रेडियस से मतलब है। तो VO इक्वल टू, इस फॉर्मूले में h की वैल्यू 0, यानी कि जो आपका सैटेलाइट है वो इतनी हाइट पे ना होकर के बहुत ही कम हाइट पर है, ठीक है। तो ऐसे समय में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, VO की जो वैल्यू है, ऐसे समय में h इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0, या फिर h को नेग्लेक्ट कर देंगे तो Gm/r मिलेगा, या फिर अंडर रूट में सिर्फ और सिर्फ आपको GR मिलेगा, अंडर रूट में सिर्फ और सिर्फ GR मिलेगा। अगर अर्थ के लिए देखें तो अर्थ के लिए यहाँ पर VO की वैल्यू निकालेंगे तो 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶, आपको पता है R मतलब रेडियस होता है, तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ रखने पर आपको लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड मिलेगा, जिसे हम लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं। 8 किलोमीटर पर सेकेंड ये क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। यहीं पे अगर एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में हम कंपेयर करें तो जैसा कि आपको पता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला था √2gr, और यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट में gr। तो अगर हम ve को देखें, यानी कि इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पे √2 और अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, gr लिख सकते हैं। gr की जगह हम ये वैल्यू पुट कर दें तो ve इक्वल टू हो जाएगा √2 vo। तो ये रिलेशन होता है किसका, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में, यानी कि एस्केप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर, यानी कि ऐसे समय में अगर देखें तो एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स होता है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का कितना टाइम्स होता है, √2 टाइम्स होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट से रिलेटेड पूरा टॉपिक यहाँ पे हमने बताया। सबसे पहला मेन फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया, Gm/r। स्मॉल r है तो r+h भी लिख सकते हैं रोड में, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम उसको Gm को gr² में कन्वर्ट करें तो gr² r+h वो भी अंडर रूट में, ठीक है। लेकिन अगर वेरी क्लोज टू अर्थ है तो h को हम हटा देंगे, h को हटाने पर हमको ये वैल्यू मिलके आती है कितना, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। अगर किसी सैटेलाइट को रिवॉल्व कराते हैं तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में। किसके बारे में, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट आप समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स। हेडिंग है आपका ऑफ सैटेलाइट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि टाइम पीरियड किसे कहते हैं, जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट
एक बार पूरा चक्कर लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। किसी भी बॉडी के अराउंड अगर एक पूरा चक्कर लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड का नाम देते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाई सैटेलाइट टू गो वंस अराउंड द अर्थ, यानी कि इट इज द टाइम टेकन बाई सैटेलाइट टू गो वंस अराउंड द अर्थ। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स का नाम देते हैं। और इसे हम जनरली लिख सकते हैं, मतलब सैटेलाइट ही मान लेते हैं ये है अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में, सैटेलाइट को एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई आर अपॉन वीओ। ठीक है, 2 पाई आर अपॉन वीओ। 2 पाई आर ये क्या है, एक पूरा चक्कर लगाने में, क्योंकि यहाँ से इसके सेंटर से अगर हम रेडियस देखें तो स्मॉल आर है, और सर्कल है तो सर्कल का सर्कमफेरेंस रखते हैं, यानी कि परिध रखते हैं, तो परिध अपॉन यानी कि सर्कमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी, उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी से लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट में। अभी आपने पढ़ा gm अपॉन स्मॉल आर, ये पढ़ा था अंडर रूट में gm अपॉन स्मॉल आर के बराबर वैल्यू, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई आर, तो पहले से था। इसी के साथ साथ अंडर रूट में r अपॉन gm के फॉर्म में इसको लिखेंगे। अंडर रूट में क्या हो गया, r अपॉन gm के फॉर्म में, और इसको हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में r क्यूब अपॉन gm के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि r यहाँ पे बाहर है तो उसको अंदर अगर ले जाएंगे तो r क्यूब हो जाएगा। और आपको ये भी पता है gm इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको ये मिला, क्योंकि gm इक्वल टू क्या होता है, जी आर स्क्वायर होता है। तो ऐसे समय में gm की जगह जी आर स्क्वायर भी रख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ये भी फार्मूला हो गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और फार्मूला है, वो है, क्योंकि आपको पता है r इक्वल टू क्या होता है, r प्लस एच, ये तो होता है, ये पूरी अगर रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, r है, और ये जो डिस्टेंस है इसके सरफेस से वो मान लेते हैं h है, तो r और h को जोड़ेंगे तभी तो स्मॉल r मिलेगा। तो r इक्वल टू r प्लस एच, यहाँ स्मॉल r देखने वहाँ पे r प्लस एच रखने पर आपको फॉर्मूला मिलेगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में r प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई जी आर स्क्वायर, आर प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई जी आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको मिलेगा। ठीक है, ये फार्मूला मिलेगा। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, किसके लिए, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फार्मूला होता है। ठीक है, और अगर हम किसी नियर बाई सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना चाहें तो नियर बाई सैटेलाइट के लिए जो r प्लस एच है, इसमें से h आप हटा देंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना होगा, ध्यान से देखिएगा, किसी नियर बाय सैटेलाइट के लिए, यानी कि क्लोज टू अर्थ सरफेस अगर देखें, क्लोज टू अर्थ सरफेस, तो ऐसे समय में h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, h को 0 रखेंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो t इक्वल टू आपको मिलेगा 2 पाई अंडर रूट में r प्लस एच है, h 0 रखा तो r का क्यूब है, तो यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल कर देगा, तो अंडर रूट में सिर्फ बचेगा r अपॉन जी। r का वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 और g की वैल्यू 9.8 रखने पर आपको यहाँ पे मिलेगा वह 84.6 किलोमीटर, सॉरी 84.6 मिनट मिलेगा, 84.6 मिनट ये आपको मिलता है। ठीक है, 84.6 मिनट, या फिर इसे हम 1.4 घंटे के हिसाब से लिख सकते हैं, 1.4 आवर के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है जब कोई भी सैटेलाइट अर्थ सरफेस के बिल्कुल क्लोज हो तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 84.6 मिनट का होता है। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट से रिलेटेड टॉपिक। इसी के साथ साथ अगला है, और वो है आपका यहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की बात करें तो अगला टॉपिक है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस ग्रेविटेशन चैप्टर का,
क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आए हैं और संभावना है कि अगली बार भी आ सकते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के टाइम पीरियड से रिलेटेड और कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे सबसे सिंपल सा ये है, द सैटेलाइट विच अपीयर्स, जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है। द सैटेलाइट विच अपीयर्स स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। क्या फिर से मैं यहाँ पे हेडिंग पहले लिख दूं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या है, स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। तो द सैटेलाइट विच remains stationary, which appears stationary, the satellites which appears stationary, ठीक है, which appears stationary relative to earth, ठीक है, इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसे हम जनरली जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी कहते हैं या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की बात करें तो ऑलवेज स्टेज ओवर द सेम प्लेस एबव द अर्थ, सच अ सैटेलाइट इज नेवर एट रेस्ट, यानी कि ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमेशा सेम प्लेस पे पाया जाता है, बट ये हमेशा याद रखिएगा कि रेस्ट में नहीं होता। ये भी अर्थ के एक्सिस के, अगर रोटेशन की बात करें तो अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है और ये अर्थ के एक्सिस के साथ साथ ये भी घूमता रहता है। तो सपोज दैट मान लेते हैं ये अर्थ है और अर्थ अपना क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे करके अपने एक्सिस पे घूम रहा है। तो सपोज दैट हमारे पास एक सैटेलाइट है और उसको भी हम उसी अर्थ के एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो दोनों के दोनों आपको कैसे लिखेंगे, एक तरीके से दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या लगेंगे, इस तरीके से। सपोज दैट ये दोनों के दोनों, अगर हम ये अर्थ की बात करें और ये आपका सैटेलाइट है, तो ऐसे समय में जब ये मूव करेगा तो आपको यहां से देखने पर, अर्थ से देखने पर ये आपको कैसा लगेगा, स्टेशनरी लगेगा, ठीक है। कैसा लगेगा, स्टेशनरी, बट रिवॉल्व कर रहा है। ये भी ध्यान में रखना है कि जो स्टेशनरी अपीयर हो रहा है बट एक्चुअल में स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑलवेज स्टेज ओवर द सेम प्लेस अबव द अर्थ, ऑलवेज स्टेज ओवर द सेम प्लेस above the earth, over the same place above the earth. Such a satellite is never at rest. Such a satellite, ध्यान में रखना है, is never at rest. Such a satellite is never at रेस्ट, ऐसा सैटेलाइट रेस्ट में नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम इस सैटेलाइट की बात करें तो ये जैसा कि आपको पता है कि रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर देखा जाए तो ये कैसा होता है, स्टेशनरी दिखाई देता है। द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नोन एज द पार्किंग ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, पार्किंग ऑर्बिट का नाम देते हैं। पार्किंग में आप क्या करते हो,
बाइक्स को या व्हीकल्स को खड़े करते हो, यानी कि उसको स्टेशनरी करते हो, तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी इसको पार्किंग ऑर्बिट्स कहा जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि स्टेशनरी लगता है, यानी कि रेस्ट फेज में ये लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर हम इसके खुद की अर्थ की खुद की एक्सिस देखें तो खुद की एक्सिस पे जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का, ठीक है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एट इट्स ओन एक्सिस, ये कितना होता है, t इक्वल टू कितने घंटे, 24 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे का, यानी कि 24 घंटे का टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, वो भी किसका, अर्थ का, अपने ओन एक्सिस पर 24 आवर्स यानी कि 864,000 सेकेंड, यानी कि 86,400 सेकेंड इनका क्या होता है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कितना माना जाता है, 24 आवर्स। टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये भी कितना है, 24 आवर्स होता है। ठीक है, 24 आवर्स होता है। ठीक है, यहीं पे हाइट देखें अगर हम किसका, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, तो वो होता है 42,000 किलोमीटर। कितना होता है, 42,000 किलोमीटर, वो भी कहाँ से, रेडियस से। ठीक है, यानी कि अर्थ के सेंटर से। तो हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट के लिए आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है। चलिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के हाइट के लिए यहाँ पे फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, यानी कि कैसे हम यहाँ पे हाइट निकालेंगे। तो जैसा कि आपको टाइम पीरियड का फार्मूला पता है, 2π√, यहाँ पे r³ ये फार्मूला होता है। तो वहीं से आप निकाल सकते हैं t इक्वल टू 2π√r³/gm, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। और यहाँ से आपको पता है 2π में यहाँ पे r+h का क्यूब लिख सकते हैं अपॉन gm रहने दें। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के बराबर होती है। ठीक है, 24 आवर के बराबर होती है, क्योंकि टाइम पीरियड है तो 24 आवर के बराबर होगी। तो यहाँ से वैल्यू रखने पर r+h की वैल्यू कितनी आएगी, r+h इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलता है वो है 42,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, यानी कि अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है r+h की, वो यानी कि टोटल r की वैल्यू 42,000 किलोमीटर आएगी। ठीक है, जो कि अर्थ के रेडियस का 7 टाइम्स है। अर्थ के रेडियस का कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स होता है। ठीक है, यहीं पे हाइट की बात करें तो हाइट जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको हम किसके 7r के बराबर कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें, क्योंकि रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर, r कितना होता है 6400 किलोमीटर, तो इसका 7 टाइम होगा 42,000। तो यहाँ से हाइट कितना हो जाएगा 6r के बराबर, और हाइट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 6 इंटू r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है यहाँ पे 6400, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 36,000 के बराबर आएगा। 36,000 किलोमीटर यहाँ पे आएगा। तो हाइट कितना हो गया 36,000 किलोमीटर। ठीक है, ये होता है हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये है। ठीक है, यहीं पे अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना चाहें, ठीक है, ये था टाइम। यहाँ पे हाइट के बारे में, हाइट कितना होगा, यहीं पे ऑर्बिटल वेलोसिटी देखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जैसा कि आपको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √gm/r होता है, v =
जी एम अपॉन आर। ठीक है, आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो आर की वैल्यू 42000 रखने पर हमको 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड मिलेगा। 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड, 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू होती है। किसके लिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट की बात करें, नेक्स्ट है वो है, और लास्ट हेडिंग है आपका ग्रेविटेशन का, वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो जनरली आपको पता है एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। एल इक्वल टू होता है एम वी आर, या वी की जगह वी ओ कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट जी एम अपॉन आर इंटू स्मॉल आर। और इसे हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको, एल की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट एम स्क्वायर जी एम स्मॉल आर, अंडर रूट एम स्क्वायर जी एम स्मॉल आर। यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है सैटेलाइट का वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, बोथ ऑफ द मासेस, यानी कि ऑर्बिटिंग और सेंट्रल बॉडी दोनों। यानी कि एम क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट, या इसे हम कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ऑर्बिटिंग बॉडी का मास दिया होता है। तो ऑर्बिटिंग बॉडी का मतलब होता है सैटेलाइट से है ऑर्बिटिंग बॉडी। ऑर्बिटिंग बॉडी वो होती हैं जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, उनको ऑर्बिटिंग बॉडी कहा जाता है। तो ये मान लेते हैं अर्थ है, तो ये हो गया यहाँ पे ऑर्बिटिंग बॉडी। ठीक है, तो ऑर्बिटिंग बॉडी का मास कैपिटल एम क्या है, ये है मास ऑफ किसका, अर्थ का। स्मॉल आर जानते हैं डिस्टेंस है, यानी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर से यहाँ से यहाँ तक की सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का नाम देते हैं। क्लियर। तो ये था आपका यहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। और अब हम एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। एक टॉपिक छूट गया था, मैंने इसी को एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट को बोला था कि ये क्या है आपका लास्ट टॉपिक है। बट सैटेलाइट यानी कि ग्रेविटेशन के लेक्चर नंबर 3 और इस पूरे ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। और इसमें हमको क्या पढ़ना है, वो है बाइंडिंग एनर्जी के बारे में भी देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हेडिंग है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 3 तरीके की एनर्जी हम आपको दिखाएंगे। एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक है टोटल एनर्जी। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम U से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर। ये आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर। यहीं पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है, अगर देखा जाए तो हाफ एम बी स्क्वायर आपको पता है, और हाफ एम बी स्क्वायर के साथ साथ उसको हम जी एम अपॉन 2r के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाफ एम वी ओ स्क्वायर ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखेंगे यहाँ पे, और जी एम एम अपॉन इसको हाफ में स्मॉल आर लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू U प्लस टोटल एनर्जी जो है
इट विल बी इक्वल टू U प्लस के, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जैसे Gmm अपॉन आर, और प्लस काइनेटिक एनर्जी जैसे हाफ Gmm अपॉन स्मॉल आर लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आपको टोटल एनर्जी मिलेगी माइनस में Gmm अपॉन आर, वो भी कैसा मिलेगा, हाफ। ठीक है, तो माइनस में हाफ Gmm अपॉन आर, ये आपको क्या मिलता है, टोटल एनर्जी की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो कुछ यहाँ से एक्सप्रेशंस हैं, वो एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं ध्यान से देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इसको भी ध्यान रखिए, इक्वल टू माइनस में टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी का माइनस वैल्यू क्या कहलाता है, ये है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में जो रिलेशन है वो है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, ये फॉर्मूला है, रिलेशन है इसमें। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे वैल्यू। इसी के साथ साथ अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट इज नेगेटिव। और बाइंडिंग एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इन्फिनिटी। यानी कि अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, क्योंकि आपको पता है टोटल एनर्जी आपको कैसा मिल रहा है, ये पहला यहाँ पे, ये दूसरा, और यहाँ पे ये तीसरा है। तीसरा यानी कि टोटल एनर्जी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो जैसा कि कहा गया टोटल एनर्जी कैसा नेगेटिव है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी याद रखिए हमेशा टोटल एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर आपसे कोई पूछे, या जैसे हम हिंदी में कहते हैं बंधन ऊर्जा, तो ये क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove the satellite from its orbit to infinity, from its orbit to infinity, यानी कि इसके ऑर्बिट से कहाँ पे, इन्फिनिटी तक सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को कहते हैं, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू माइनस में टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी, और आपको पता है टोटल एनर्जी को जनरली हम TE से या कैपिटल E से भी डिनोट करते हैं। और टोटल एनर्जी जैसा कि माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी प्लस में आता है 1/2 Gmm अपॉन आर, ये होता है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। प्लस में 1/2 Gmm अपॉन आर, ये होता है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर? तो ग्रेविटेशन के इस टॉपिक में आपको, इस लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, केपलर्स लॉ, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स और बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड और एनर्जी ऑफ सैटेलाइट से रिलेटेड टॉपिक बताया। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।